और 73-74 का समय है, उस समय हम हमारा बीपीएससी में सिलेक्शन हो चुका था और उसी समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन शीर्ष पर पहुंच रहा था। और देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें अपने बगल में बैठाया है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है, आप देख सकते हैं। और ये स्वयं बगल में बैठे हुए हैं। और अच्छे आर्टिस्ट जो पढ़ रहे थे आर्ट कॉलेज में, हमारे मित्र सब थे, सब लोगों ने मिलकर लगभग 200 पेंटिंग्स मैंने बनाई। वुमेन्स वीकली में हमारी पेंटिंग छपी और रातों रात जो है सो हमारा एक प्रमुख आंदोलनकारी के रूप में मेरा प्रकटीकरण हुआ। जेपी ने भूरी भूरी प्रशंसा की, लाखों के बीच में मेरा परिचय कराया। उसके नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24 और मैं हूं शिव प्रसाद तिवारी। अभी झारखंड के हृदय स्थली धनबाद जिले में आया हूं, जो कि कोयले का यहाँ पे खान है जिसे हीरा कहा जाता है। यहाँ उस ब्लैक डायमंड के नाम के से कही जाती है और यहीं पे एक ऐसे हीरे की तलाश हम लोगों ने किया है जो कि किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। वीरेंद्र ठाकुर जिनका नाम है, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी के पद से रिटायर किए हैं और एक आईएएस होने के बावजूद इनके हृदय में, इनके दिलों में हमेशा ही एक कलाकार छिपा रहा, जिसे कि इन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद ये उसे अब निखारने की आवश्यकता पड़ी और निखारते रहे, जिसे स्वयं सम्मानित किए हैं और अपने बगल में बैठा करके गुफ्तगू भी किए हुए हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और स्वयं सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को स्वयं देश के पूर्व राष्ट्रपति अपने बगल में बैठाए हुए हैं और बैठ करके राय विचार किए हों, आखिर में वो व्यक्ति क्या हो सकते हैं। तो मैं अभी आपसे गुफ्तगू अभी करूँगा उनसे और रूबरू कराने जा रहे हैं आईएएस, रिटायर्ड आईएएस वीरेंद्र ठाकुर जी से। हमारे बगल में अभी आप हमारे साथ बने रहेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताई जाए कि कैसे एक कलाकार छिपा आपके हृदय में। और एक चूँकि काफ़ी मतलब दिक्कत होती है, एक अधिकारी को समय नहीं मिलता। उसके बाद थोड़ा-सा पहले अपने बारे में थोड़ा जानकारी दिया जाए कि हमारे दर्शक जान सकें आप हैं कौन? मुख्य रूप से मैं मुंगेर का निवासी रहा हूँ और हमारा परिवार जो है कट्टर आर्य समाजी रहा है, जहाँ की मांस मछली का प्रयोग बिल्कुल निषिद्ध रहा है। वो संस्कार हम में भी थे और एक ईश्वरीय कृपा कह सकते हैं कि बचपन से ही जब से मैंने होश संभाला, मैं आर्ट के प्रति हमारी बहुत रुचि रही। लेकिन जब भी हम कुछ बनाते थे तो हम जब घर के लोगों को दिखलाते थे तो बड़े नाराज़ होते थे। यहाँ तक कि एक बार हमारे पिताजी ने मुझे डाँटा भी, पिटाई भी की कि तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या तुम एक साइन बोर्ड बनाओगे? तो ये सब का प्रभाव मेरे ऊपर था और इसके कारण जब घर से विरोध होने लगा तो हमारे घर में ही आंगन में एक बेल का पेड़ हुआ करता है जो आज के डेट में भी है। तो जब सब लोग सो जाते थे तो मैं उस पेड़ से नीचे उतरता था और फिर जो एंट्रेंस का जो दरवाज़ा था उसके नीचे का कम से कम 1 डेढ़ फीट जो है सो जगह था। रेंग करके मैं बाहर निकलता था और मोहल्ले में ही जहाँ दुर्गा जी या कोई प्रतिमा बना करते थे, वहाँ रात भर दिखता रहता था। ऐसी दीवानगी थी हमारे दिल दिमाग में और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। भाग्य से हमारा जो है कुछ रिजल्ट अच्छे हुए, फिर बीआईटी सिंदरी में मैं गया और बीआईटी सिंदरी में ही वो संस्कार हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहा। सिंदरी में ही हमने एक पत्रिका निकालना शुरू की माध्यम के रूप में, जहाँ शोषण या गलतियों को हमने प्रकटीकरण शुरू किया, जिससे कि लोग नाराज़ भी होते थे। और 73-74 का समय है, उस समय हम हमारा बीपीएससी में सिलेक्शन हो चुका था और उसी समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन
शीर्ष पर पहुंच रहा था 1974 में। 74 के समय में। उसी समय हम अपने मित्रों से कहा कि जगह-जगह 1 रुपया 2 रुपया चंदा लेने से क्या फ़ायदा? कुछ कागज़ की व्यवस्था कर दें आप लोग, कैनवास की व्यवस्था कर दें, हम लोग 3-4 आर्टिस्ट मिल कर के पेंटिंग्स बनाएँगे और वो एग्ज़िबिशन लगाएँगे। एग्ज़िबिशन में 1 रुपया 2 रुपया एंट्रेंस फ़ी रखेंगे, जिससे कि ढेर सारा पैसा आ जाएगा। 74 में तो 1-2 रुपया का काफ़ी महत्व काफ़ी महत्व हुआ करता था। जी। उस समय जो है हमारे सुझाव को लोगों ने पसंद किया, सारी व्यवस्था हुई। उस शहर के जो भी 3-4 अच्छे आर्टिस्ट जो पढ़ रहे थे, आर्ट कॉलेज में हमारे मित्र सब थे, सब लोगों ने मिलके लगभग 200 पेंटिंग्स मैंने बनाई। और उस समय अचानक जब जयप्रकाश नारायण जी का जो मुंगेर आगमन हुआ, तो हम लोगों ने यही विचार किया कि ये बहुत ही सुनहरा मौका है, सो उनसे ही उद्घाटन कराया जाए। उस समय मैंने पहली बार एक कोलाज बनाया था। हमने किया था क्या कि जो कम्युनिस्टों का जो एक सिंबल होता है, कचिया और हथौड़ा, जी। तो हमने जो है एक ओरिजिनल कचिया लिया और उस हथौड़े के जगह पर हमने एक स्टेनलेस स्टील का चम्मच जो है उसको सेट कर दिया। उस कैनवास में और मैंने लिखा कि पहले लोग सठिया जाते थे, अब लोग कुर्सिया जाते हैं। दोस्त मेरे, भारत एक कृषि प्रधान नहीं, कुर्सी प्रधान देश है और यहाँ कुछ तथाकथित क्रांतिकारी हँसुए पर से हथौड़ा हटा रहे हैं और हम सब समाजवादी स्वाद चख रहे हैं। इतनी प्रशंसा उस कोलाज की हुई कि उस समय के धर्मयुग, दिनमान, एवरीमैन्स वीकली में हमारी पेंटिंग छपी और रातों रात जो है सो हमारा एक प्रमुख आंदोलनकारी के रूप में मेरा प्रकटीकरण हुआ। जेपी ने भूरी-भूरी प्रशंसा की, लाखों के बीच में मेरा परिचय कराया। उसके बाद फिर बहुत तरह का राजनीतिक दबाव आया, लेकिन मैं उसको नकारते हुए अपने जॉब में अपने आप को केंद्रित किया क्योंकि नौकरी भी आवश्यकता थी। एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि जी। जिस क्रम में जीपी जी के करीब आप हुए और मौका मिला उनके करीब आने का, तो शायद हो सकता है कि कहीं विधानसभा का टिकट या सरकार के लिए कहीं कहीं न कहीं जगह मिलने हाँ, की बात हुई होगी। मुझे कहा भी गया था कि आपको मुंगेर से चुनाव लड़ाया जाएगा। हमको जब सूचना मिली तो ये निश्चित था कि अगर ऊपर से कहीं आदेश मिला है, तो वो हमारे लिए बिल्कुल रामबाण था कि यही होने जा रहा है और इसके लिए मैं बिल्कुल सिरे से नकार दिया क्योंकि मैं राजनीति का एबीसीडी कुछ जानता भी नहीं था और जो कुरीतियाँ, जो गंदगी सब थी उससे हमको लगता था कि इससे जितना दूर हम रहें, उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा और मतलब मैंने एक कलाकार ही छिपा हुआ था आप सिपाही में, था। उसके जो कि बाद देश की दिशा और दशा को बदलने का प्रयास अपनी कला से आप कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल और उसी समय इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ रूप में उस समय बिहार सरकार था, तो रांची हेडक्वार्टर था, वहाँ जॉइनिंग किए। लेकिन कुछ ही समय के बाद हमको लगा कि हम एक गलत जॉब में हम आ गए हैं क्योंकि सिस्टम वो नहीं करने देता था जो आपकी भावना कहती हो। उससे मेरा संघर्ष उसी समय से शुरू हुआ। क्योंकि दिल में तो एक कलाकार छिपा ठीक है। था। और जो भी हमारे अंदर की जो निराशा रहती थी, जो आक्रोश रहता था, उसको हम पेंटिंग्स के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से उसको अपने दुखों को जो है बहलाते थे, फुसलाते थे और इस तरह जो है कारवां आगे बढ़ता चला गया। 2008 में अचानक हम एक परम मित्र के यहाँ एक लकड़ी के बने हुए कला को देखा, मैंने बहुत प्रभावित हुआ। मैंने देखा कि ये अद्भुत कला को काम किया जा सकता है और इस तरह जो है 2008 से मैं उस पर काम करना शुरू किया। लाख प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते एक अलग ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उससे ड्यूटी रेगुलेशंस को भी अक्षरशः पालन करना है, नियमानुसार पालन करना है। लेकिन जो भी हमारे पास समय मिलता था, मैं उसको ज़ाया नहीं करता था और 2010 में संयोग से मैं उस समय डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज़ बोकारो में था। वहाँ के सीएमडी श्रीवास्तव साहब ने हमने हमें ऑफ़र दिया कि आप
अपने आर्ट को हमारे गेस्ट हाउस में सजाइए। उस समय से एक एक प्रोफ़ेशनल के रूप में समझिए व्यापारी के रूप में जो है उसको हम आगे बढ़ाना शुरू मतलब किया। आप आज तक जो कला उसके पहले जो भी किए वो आप ये करते थे कि जो भी लोग देखे उसका मनोरंजन हो, लेकिन उसके बाद लगा कि नहीं हमारी जो कला है उसे देश दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है और उसका जो उचित मूल्य हो, चूंकि कहीं ना कहीं कुछ करने के लिए चूंकि श्रम जो जो भी लोग आपके साथ लगे हों उसका तो कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। बिल्कुल। और उस पर जब काम शुरू किया तो वही श्रीवास्तव साहब जो सीएमडी थे उस समय, उन्होंने हमको प्रपोज़ किया और मैंने लगभग 2 साल में उस बोकारो निवास को इस ढंग से उस कलात्मक ढंग से सजा दिया कि आज के तिथि में कहा जाता है कि वह सेल का एक आर्ट गैलरी है। उसी समय 2012 में 30 अप्रैल को हमें अच्छी तरह याद है, वहाँ के पदाधिकारी ने हमें सूचित किया कि महामहिम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बहुत नर्वस हो गया। मैं भागे-भागे धनबाद से गया वहाँ। वो जब हम गए, उन्होंने हमारे पास बैठाया, अपने पास बैठाया और लगभग 50 मिनट तक जो है उन्होंने उस कला की बारीकियों को बतलाना शुरू किए। महामहिम राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब। क्योंकि जिस कमरे में, जिस सूट में वो ठहरे हुए थे, उसमें मेरी 2 कलाकृति लगी हुई थी। उस क्षमा कलाकृति करेंगे क्या कुछ तस्वीर अगर हो आपके साथ तो थोड़ा बताएंगे, कैमरामैन को बताएंगे कि ये वही तस्वीर है जो देख रहे हैं कि वीरेंद्र ठाकुर जी जो हैं एक आईएएस अधिकारी होने के बाद भी एक कलाकार हैं और जिनकी कलाकृति को देखने के बाद स्वयं एक साइंटिस्ट और देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें अपने बगल में बैठाया है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है आप देख सकते हैं। और ये स्वयं बगल में बैठे हुए हैं और एक राष्ट्रपति के द्वारा बगल में बैठाना बहुत बड़ी बात होती है। इनसे बात करना ही बड़ा होता है तो मिलना तो अलग की बात है। जी सर। उसी समय उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया, जो उन्होंने कहा, मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं पहली बार जान पाया कि मैं जो कलाकृति बना रहा हूँ, ये विश्व का अद्भुत कलाकृति है। उनके द्वारा ही हमें पता चला कि मैं ये एक यूरोपियन आर्ट को एक भारतीयता के ढंग में उसको करते हुए उस कलाकृति का निर्माण किया है। एक्चुअली कोलाज का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। हमारे द्वारा उन हर लकड़ी के टुकड़ों को इस ढंग से सजा करके उसको असेंबलेज कर रहे हैं कि वो एक आकृति बन जा रही है और यही इस कला की खूबसूरती है, इस कला की महत्ता है। और मैं जैसा जानता हूँ, मैं जो मुझे जानकारी है कि पूरे विश्व में ये कलाकृति शायद मेरे द्वारा ही की जा रही है क्योंकि ये इतना इतना कठिन आर्ट है कि देखने में तो बिल्कुल सहज लगता है, लेकिन करने के बाद जो है सो लगता है कि बिल्कुल असंभव सा है। हाँ, जिनमें गहराई से कला के प्रति सृजन करने की जिनमें क्षमता हो, जिनमें एक जुनून हो, तो उस कार्य को वो कर सकते हैं। और इस तरह मैंने जो है बहुत खूबसूरत एक 8 फीट बाय 4 फीट में डांडी मार्च मैंने बनाया है। मैं चाहता हूँ कि यह कलाकृति लोकसभा जैसे भवनों में लगे जहाँ की इस कलाकृति का मान बढ़े, इस कलाकृति को लोग जानें, विश्व में इसका प्रचार-प्रसार हो। मैं तो एक आज के डेट में पेंशनर हूँ और आनंद से अपने कला के प्रति इस उम्र में भी हमारी जो है 4-5 घंटे जो है हमारे लिए ये आर्ट के प्रति समय देना मेरे लिए जीवनचर्या है। उसको हम करते रहते हैं और सर बीच में रुकेंगे महामहिम राष्ट्रपति जी से जब मुलाकात हुई तो उनकी याद में कुछ ऐसा चीज़ आपने अगर बनाया हो तो थोड़ा बताइए। वो जब उनकी मृत्यु हुई तो यहाँ के धनबाद के बहुत वरिष्ठ पत्रकार वगैरह हमसे प्रश्न पूछे कि उनके सम्मान में आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि मैं एक ऐसी कलाकृति लकड़ी में बनाना चाहता हूँ जो शायद विश्व में अनोखा हो और मैंने कहा कि मैं लकड़ी में उनका वुडन पोर्ट्रेट बनाऊँगा और मैंने बनाया और ये जो है ऑलरेडी इस कलाकृति को जो
वुड पोर्ट्रेट कहा जाता है। ये मैंने चेन्नई के फाउंडेशन को दान कर दिया, जो अभी हमारे पास में है। वो लोग कभी आएंगे तो ये ले जाएंगे। वो आज मेरे दिखा पास सकते हैं कि ये हमारे दर्शक देखना चाहते ये हैं। सामने अच्छा, तो कैमरामैन को बताएंगे कि देखिए यही वो सा है जिसे इन्होंने जर्मनी में बता रहे थे। कहाँ ये डोनेट किए हैं? ये जो है चेन्नई में जो जी फाउंडेशन है जी इनका, या अब्दुल कलाम जी का जो कलाम जी। फाउंडेशन, उसी उसी तो को आप देख इन्होंने सकते दिया। हैं मेरे इस कैमरे में ये कैद हो रहा है। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये जो तस्वीर इन्होंने जो पिरोया है, लकड़ी का पोर्ट्रेट, जी लकड़ी लकड़ी का ही पोर्ट्रेट है। जी लकड़ी का पोर्ट्रेट का ये बनाया हुआ है, जो काफ़ी मतलब बारीकियों से इसे तराशा गया है और दिखा सकते हैं। ये जो उतार रहे हैं ये ठाकुर जी हैं, जो कि काफ़ी ये भी कलाकार हैं जो कि साथ देते हैं। और ये आइए, क्या क्या शुभ नाम हुआ? शुभ नाम सर इधर आए, रमेश शर्मा। इधर आइए। ये शुभ रमेश राम शर्मा जी हैं। रमेश शर्मा जी हैं। मैं जी अंकल से जुड़े हुए हैं। जी जो जिस तरह से सर आर्ट उट हमको बताते थे, उस तरह से कॉपी में उतार करके सर कटिंग करके उसी से लकड़ी से फिर घिस 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 के एक तरह से बना करके आर्ट सर बॉडी तैयार करते चले गए सर। और इसी तरह से अपना फर्नीचर भी करते थे। दोनों मैंने मिलजुल के अपना ही काम करते चले जाते थे। चलिए, आप इनके साथ कितने दिनों से काम कर रहे हैं? सर इनके साथ से कम से कम 8-10 साल हो गया सर। वाह! तो क्या शुभ नाम बताएं? शुभ नाम रमेश शर्मा। तो ये रमेश शर्मा जी हैं, जो कि यहीं धनबाद के ही कलाकार हैं। और ये जो हैं सो इनके मार्गदर्शन में सहयोगी के रूप में हैं, जो कि ये जैसे बताते हैं वैसे ये करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी जो कलाकृति को है इन्होंने पिरोया है। और ये जो चीज़ है, जो देखने में इतना भले ही आसान लग रहा होगा, लेकिन मैं करीब से मैं छू सकता हूँ। मैं छू रहा हूँ। चलिए, मैंने इनसे कभी मौका नहीं मिला है उस शख्सियत से मुझे मिलने का, लेकिन आज मैं स्वयं छू करके ये महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं इनके करीब हूँ, जिसका माध्यम स्वयं वीरेंद्र ठाकुर जी हैं। और एक आईएएस होने के बावजूद भी इन्होंने जिस चीज़ को आज किया है, जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो उसके बाद का बताएं कि और कुछ, जैसे बोकारो स्टील प्लांट में आपकी आकृतियाँ जो जो आपने जो पिरोया है वो लगा हुआ है। इसके बाद से जो है मैंने प्रगति मैदान में 21 दिन का जो है एग्जीबिशन किया। फिर ऊटी में नहीं, ये आपका भुवनेश्वर में मैंने एग्जीबिशन लगाया, हैदराबाद में लगाया, बोकारो ये आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट में मैंने लगाया, धनबाद में लगाया। मैंने इस आर्ट का प्रदर्शन जहाँ भी समय मिला और जो भी स्थान हमें उचित मिला, प्रशंसा बहुत मिली। लेकिन संभवतः कुछ हम में कमी है कि ऐसे कलाकार, ऐसे ग्राहक नहीं मिल पाए जो इसका मूल्यांकन करके उसको परचेज़ कर सकें। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को और अपने चैनल के माध्यम से। और आपको भी ज़रूर बताना चाहेंगे कि हीरे को यदि जौहरी अगर नहीं मिले, इसका मतलब उसका महत्व घट नहीं जाता है। जिस दिन मिलेगा उस दिन हीरे अपना मोल स्वयं बताएगा कि मैं क्या हूँ। तो अब वो ज़्यादा दिन नहीं रह गया, जो कि बहुत जल्द मैं आग्रह करूँगा, जो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी पदाधिकारी हों, जो भी मंत्री जी हों, जो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यदि हों, तो ज़रूर कहेंगे कि आप सरकार के विंग अगर हैं, देखें हमारे देश में एक से एक कलाकार हैं जिन्हें पहचानने की ज़रूरत है। उनमें से एक वीरेंद्र ठाकुर जी हैं, जो एक आईएएस पदाधिकारी होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी कला को कभी भी मरने नहीं दिया और कभी खोए नहीं। उस पद पे रहने के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी इन्होंने आज अपनी इस कलाकृति को अपने कला के माध्यम से अपनी सोच को निखारने का प्रयास किया है। कुछ संदेश अगर आप देना चाहते हैं तो?